हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा मौर्योत्तर काल से जुड़ा हुआ। तो जैसा कि कल के जो टॉपिक था हमारा वो क्या था कि मौर्योत्तर काल में हम एक वंश पढ़े थे और वो वंश था हमारा शुंग वंश। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हल्का सा शुंग वंश से जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मौर्योत्तर काल कहने का मतलब क्या हुआ। तो मौर्य के बाद के जो काल हुए उसको कहा गया मौर्योत्तर काल। क्या कहा गया? मौर्योत्तर काल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना है कि जैसा कि ये शुंग वंश यानी कि मौर्य वंश के बाद जो मगध पर शासन किया वो आपको क्या था? शुंग वंश था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वह था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली थी और यह वंश आपको 184 ईसा पूर्व से लेकर 72 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो इस वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी और इसने अपनी राजधानी जो बनाया था विदिशा को। और यह जो विदिशा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो शुंग वंश था वह आपको एक ब्राह्मण साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था? ब्राह्मण साम्राज्य था। यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वह आपको ब्राह्मण जाति से थे। किस जाति से थे? ब्राह्मण जाति से थे। तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे यानी कि शुंग वंश के, वो थे देवभूति। याद रखिएगा कि शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वह देवभूति थे और देवभूति की हत्या 72 ईसा पूर्व में वासुदेव कर्म ने कर दिया था। याद रखना है कि देवभूति की हत्या 72 ईसा पूर्व में किसने कर दिया था? तो वासुदेव कर्म ने कर दिया था और मगध पर एक नए वंश की नींव डाली थी और उस वंश का नाम था कण्व वंश। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि कण्व वंश का जो शासन काल है वह ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, अर्थात 72 ईसा पूर्व से लेकर 60 ईसा पूर्व तक ही क्या था? कण्व वंश का शासन काल था। तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे वह थे वासुदेव कर्म और कण्व वंश के शासक भी जो थे वो आपको ब्राह्मण जाति के ही थे। किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के। जिस प्रकार से शुंग वंश के शासक जो थे वो आपको ब्राह्मण जाति से थे, ठीक उसी प्रकार से कण्व वंश के जो शासक थे वह भी आपको ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। यानी कि शुंग वंश भी एक ब्राह्मण साम्राज्य था और आपको कण्व वंश भी एक क्या था? ब्राह्मण साम्राज्य था। तो कण्व वंश से ज्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इतना याद रखिएगा कि कण्व वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव थे, ठीक है। यानी कि वासुदेव कण्व, और यह ब्राह्मण जाति से थे और इसने अपनी राजधानी जो बनाया था पाटलिपुत्र को। देखिए, शुंग वंश के शासक ने अपनी जो राजधानी बनाया था वो विदिशा को बनाया था, जबकि कण्व वंश के शासक ने अपनी जो राजधानी बनाया था वो आपको पाटलिपुत्र को बनाया था। तो पुराणों में ये जो कण्व वंश है इस कण्व वंश को शुंग भृत्य भी कहा गया है। याद रखना है आपको कि पुराणों में क्या है कि कण्व वंश को शुंग भृत्य भी कहा गया है। इस चीज को आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जाते हैं पुराणों में किस वंश को शुंग भृत्य भी कहा गया है। तो आपको कण्व वंश को कहा गया। कण्व वंश की स्थापना कब हुई थी? 72 ईसा पूर्व में। और कण्व वंश कब तक शासन किया था? 60 ईसा पूर्व तक। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कण्व, ठीक है। तो वासुदेव कण्व ने क्या किया था कि देवभूति की हत्या करके, और देवभूति जो था वो कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो इसी की हत्या करके वासुदेव कण्व ने 72 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। और कण्व वंश को पुराणों में शुंग भृत्य भी कहा गया है। तो देखिए, कण्व वंश में टोटल आपको 4 शासक हुए। कितने शासक हुए? 4 शासक। याद रखना है कि कण्व वंश में टोटल कितने शासक हुए? तो 4 शासक है। एक वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। कितने शासक हुए? 4 शासक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कण्व वंश में कुल कितने शासक हुए, तो कण्व वंश में कुल मिलाकर 4 शासक हुए। एक का नाम है वासुदेव, दूसरा है भूमिपुत्र, तीसरा है नारायण और चौथा एवं अंतिम शासक जो है वह है आपको सुशर्मा। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो आपको सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। याद रखना है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा था, ठीक है। और यह कण्व वंश का चौथा शासक था और अंतिम भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या जाने कि कण्व वंश के संस्थापक कौन? वासुदेव कण्व। अंतिम शासक कौन? सुशर्मा। कण्व वंश में कुल कितने शासक हुए? 4 शासक हुए। चारों शासक का क्रम आपको याद रखना है, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा।
पुराणों में शुंग वंश को क्या कहते हैं, कर्ण वंश को क्या कहा गया, शुंग भृत्य भी कहा गया। और इस कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव कर्ण थे। और वासुदेव कर्ण जो थे ब्राह्मण जाति के थे, यानी कि शुंग वंश भी जो था वो ब्राह्मण जाति के शासकों ने शासन किया था। और इसके बाद जो कर्ण वंश आए तो कर्ण वंश के भी जो शासक थे वो आपको ब्राह्मण जाति से ही थे। मतलब यह हुआ कि शुंग वंश और आपको कर्ण वंश जो था वो आपको ब्राह्मण साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था, ब्राह्मण साम्राज्य। लेकिन सुशर्मा की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद, सुशर्मा की मृत्यु के बाद, यानी कि सुशर्मा की मृत्यु हुई नहीं, यानी कि सुशर्मा की हत्या जो था वो सिमुक ने कर दिया था। ठीक है, तो सुशर्मा की मृत्यु के बाद इसका जो क्षेत्र था यानी कि वह मात्र पाटलिपुत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही क्या था, सीमित रहा। यानी कि इसका जो क्षेत्र था वह छोटा हो गया, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे राज्य थे, दूर के राज्य जो थे अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में तब्दील करते चला गया। और ये जो कर्ण वंश का जो क्षेत्र था वो काफी छोटा होता चला गया। और इसके जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, इसके मृत्यु के बाद इसका जो क्षेत्र था मात्र आपको पाटलिपुत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके क्या हुआ था कि आपको सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली थी। किसने नींव डाली थी, सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली थी। इस चीज को आपको याद रखना है। तो सातवाहन वंश की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो आपको यानी कि 60 ईसा पूर्व में किसने किया था, तो सिमुक ने किया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 60 ईसा पूर्व में। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सिमुक थे। तो सिमुक ने ही क्या किया था, सुशर्मा की हत्या किया था। किसकी हत्या किया था, सुशर्मा की हत्या किया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन, सिमुक। सिमुक ने क्या किया था कि 60 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की क्या की थी, हत्या की थी। और उसके बाद उसने सातवाहन वंश की नींव डाली थी। तो देखिए, तो सातवाहन शासकों का जो क्षेत्र था, ठीक है, वह आपको महाराष्ट्र और क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। और यह कृष्णा गोदावरी नदी के तटीय इलाके का क्षेत्र था। ठीक है, तो आइए, तो इस वंश के शासकों ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो प्रतिष्ठान को बनाया था। और प्रतिष्ठान जो है वो आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में, कहा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान कहाँ है, तो आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और यह प्रतिष्ठान जो है गोदावरी नदी के किनारे है, क्योंकि इसका क्षेत्र ही हमें अभी बताया था आपको कि कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र था। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 60 ईसा पूर्व में हुआ था। और सातवाहनों का जो समाज था मातृसत्तात्मक था, अर्थात समाज में क्या था कि माता की प्रधानता थी, अर्थात पिता से ज्यादा क्या था, माता की मान्यता थी। और इस वंश के शासकों ने क्या किया था कि अपने नाम के आगे माता के नाम का क्या किया था, प्रयोग किया था। अर्थात इस वंश के शासकों के नाम के आगे माता के नाम का प्रचलन था। इसलिए कहा जाता है कि सातवाहनों का जो समाज था वो क्या था, मातृसत्तात्मक था। और सातवाहन काल की जो भाषा थी वो आपको प्राकृत थी। और लिपि जो थी ब्राह्मी थी। क्या थी, ब्राह्मी थी। ठीक है, याद रखना है कि सातवाहन काल की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। और लिपि जो थी वो आपको क्या थी, तो आपको ब्राह्मी थी। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। और इस काल के दो साहित्यकार हुए जो आपको इतिहास में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। एक का नाम है हाल और दूसरा का नाम है गुणाढ है। ठीक है, तो हाल नामक जो साहित्यकार थे उसने क्या किया था, गाथा सप्त सती नामक एक ग्रंथ लिखा था। वहीं आपको गुणाढ नामक जो साहित्यकार थे उसने बृहत कथा को क्या किया था, लिखा हुआ था। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो सातवाहन वंश की स्थापना कैसे हुई, तो कर्ण वंश के अंतिम शासक जो थे सुशर्मा, कौन थे, सुशर्मा, उसकी हत्या सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कर दिया। और क्या किया, सातवाहन वंश की स्थापना की। और सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था वो कृष्णा गोदावरी के आसपास का क्षेत्र था, यानी कि महाराष्ट्र और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के जो मिला जुला क्षेत्र था उसी बीच में यह क्या किया था, शासन किया था। और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में इसने एक प्रकार से सेतु का काम किया था। इस वंश की जो राजधानी थी सातवाहन वंश की वो आपको प्रतिष्ठान थी। और प्रतिष्ठान जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सातवाहनों का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सातवाहनों का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। जबकि लिपि जो थी वो क्या थी, ब्राह्मी थी। और इस काल में दो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, एक का नाम है हाल और एक का नाम क्या है, गुणाढ है। तो हाल ने क्या किया था कि गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा था और गुणाढे ने बृहत कथा नामक ग्रंथ लिखा था। अब हम बात करते हैं कि इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन हुए। तो देखिए, तो सबसे पहले सिमुक, उसके बाद हुए सातकर्णी प्रथम। तो आइए सातकर्णी प्रथम से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। जैसे नाना घाट अभिलेख, यह अभिलेख जो है हमें पूना से मिला है। कहाँ से मिला है,
पूना से मिला। याद रखिएगा कि नाना घाट अभिलेख हमें कहाँ से मिला है, पूना से मिला है। और इस अभिलेख को जो उत्कीर्ण कराया था वो आपको नागनिका ने कराया था। और नागनिका जो थी वह सातकर्णी प्रथम की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, तो ये जो नाना घाट अभिलेख है इसका संबंध किससे है, सातकर्णी प्रथम से। इसको उत्कीर्ण किसने कराया था, तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी जो थी नागनिका, इसने उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, तो इससे हमें जानकारी किसकी मिलती है, तो सातकर्णी प्रथम जो था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सातकर्णी प्रथम के जो विजय अभियान था, इस विजय अभियान के बारे में भी हमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि नाना घाट अभिलेख का संबंध किससे है, सातकर्णी प्रथम से। नाना घाट अभिलेख कहाँ है, पूना में है। और इसको किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो नागनिका। नागनिका कौन थी, तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। अब आइए, अब इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ वह आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। कौन हुआ, गौतमीपुत्र सातकर्णी। याद रखना है कि सातवाहन वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए वो आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो सबसे महान शासक था और इसने अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा क्या किया था, विस्तार किया था। इसके बाद हम बात करते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की। तो इसने क्या किया था कि जो शक राजा था रुद्रदामन, उसकी पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि किस सातवाहन शासक ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। ठीक है, और इसने नासिक गुहालेख भी लिखवाया, जिससे हमें क्या होती है कि सातवाहन काल के बारे में जानकारी मिलती है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था, यानी कि सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो सातकर्णी यज्ञश्री सातकर्णी था। कौन था, यज्ञश्री सातकर्णी। तो आइए सातवाहन से थोड़ा सा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो आपको सिमुक थे। और सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो आपको प्रतिष्ठान यानी कि औरंगाबाद में पड़ता है। और औरंगाबाद कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र। ठीक है, सातवाहन वंश की जो स्थापना हुई थी वो आपको 60 ईसा पूर्व में हुआ था। और सातवाहनों का जो समाज था वो आपको मातृसत्तात्मक था। कैसा था, मातृसत्तात्मक, अर्थात समाज में क्या था कि पिता से ज्यादा माता की प्रधानता थी। ठीक है, सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी प्राकृत थी, लिपि जो थी ब्राह्मी थी। और इस काल में 2 प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, जिसका नाम था आपको हाल और एक का नाम था गुणाढ़। तो हाल जो थे उसने क्या किया था कि गथा सप्त सती नामक ग्रंथ लिखा, जबकि गुणाढ़ जो था वह बृहद कथा लिखा। और इस वंश के बहुत सारे प्रमुख शासक हुए, जिसके हम नाम जानते हैं। सबसे पहले सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। इसके अलावा इस वंश का जो अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। तो इन शासकों से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नाना घाट अभिलेख का संबंध किस सातवाहन शासक से है, तो सातकर्णी प्रथम से। नाना घाट गुहा अभिलेख जो था उसका कार्य जो था उत्कीर्ण कार्य किसने कराया था, नागनिका ने कराया था। नागनिका कौन थी, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सातवाहनों में सबसे प्रतापी शासक कौन हुए, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। फिर अगला प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस सातवाहन शासक ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था, तो उसका नाम है आपको वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है कि सातवाहनों में जो सबसे अंतिम शासक था वो कौन था, तो वह था आपको यज्ञश्री सातकर्णी। तो आइए हमने क्या किया कि शुंग वंश के बारे में एक टॉपिक को क्लियर किए क्या, इसके बाद कण्व वंश को क्लियर किए और सातवाहन वंश के बारे में अभी कुछ जानिए। सातवाहन वंश के बारे में और भी बहुत सारे कुछ है, जैसे यहाँ से क्या होते हैं कि सातवाहन ने जो सिक्के चलाए, इस सिक्के के बारे में भी क्वेश्चन को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो सातवाहन शासकों ने क्या किया था कि आपको सीसा का सिक्का, चांदी का सिक्का, कांसे का सिक्का और पोटीन के सिक्के को भी क्या किया था, चलाया था। पोटीन चांदी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो सातवाहन शासकों ने सीसा, चांदी, कांसे और पोटीन के सिक्के को चलवाया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो सातवाहन काल में चलने वाला सिक्का था वह आपको क्या था, सीसा का था। किसका था, सीसा का। यानी कि सीसा का सिक्का सबसे ज्यादा किस काल में चला था, तो आपको सातवाहन काल में चला था। और सातवाहन शासक जो होते थे वो सीसा को कहां से मंगाते थे, तो रोम से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे, रोम से। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। आइए, तो हम इस टॉपिक को क्लियर किए हैं कि सातवाहन के समय में जो सबसे ज्यादा चलने वाला सिक्का था वो क्या था, सीसा का सिक्का था। और सीसा का वो लोग जो आयात करते थे सातवाहन वाले, वो कहां से करते थे, रोम से करते थे। कहां से करते थे, रोम से। तो यहाँ से क्या सीखे कि सातवाहन काल में सबसे ज्यादा चलने वाला सिक्का जो था वो कौन था, सीसा का था। लेकिन इसके अलावे अन्य सिक्का जो था उसमें आपको सीसा था, चांदी था, कांसे था, पोटीन था। ठीक है, सातवाहन जो था वो आपको उत्तर और दक्षिण भारत के बीच क्या किया था कि आपको
यानी कि एक सेतु का काम किया था। किसका काम किया था? सेतु का। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा अगर याद होगा, जैसे देखिए यह आपको गुजरात हुआ, क्या ये एक मिनट हम दक्षिण भारत का एक मैप बनाए, तो देखिए ये गुजरात हुआ, यहाँ का क्षेत्र जो है वो आपको यहाँ से ऐसे आइए तो ये क्या हो जाएगा कि आपको महाराष्ट्र हो गया। क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। क्या फिर यहाँ आइएगा, ये क्या हो गया कि आपको यानी कि आंध्र प्रदेश का ऐसा क्षेत्र आपको मिला। क्या तो ये जो सातवाहन थे उसने क्या किया था कि उत्तर भारत, क्योंकि यहाँ से हाफ कर्क रेखा के ऊपर हम चलेंगे, क्या तो यहाँ से ऊपर उत्तर हुआ, यहाँ से नीचे दक्षिण हुआ। तो ये जो सातवाहन थे उसने क्या किया था कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में क्या किया था कि एक पुल का काम किया था, मतलब कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया था। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है कि कौन सा ऐसा वंश था जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था, तो सातवाहन वंश। दूसरी बात है कि सातवाहन शासक अपने नाम के आगे माता का नाम लगाता था, इसलिए सातवाहनों के समाज को मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता। अभी मैंने बताया था। क्या फिर है कि सातवाहन शासक जो थे सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी, और इसके वजह से क्या हुआ था कि हमारे समाज में समानती व्यवस्था लागू किया गया था। जैसे मान चलिए कि हम एक राजा है, क्या है? राजा है, आप एक ब्राह्मण है, हमने आपको क्या किया कि 10 गांव 20 गांव की भूमि को दिया, आप उस भूमि से एक नए साम्राज्य बना लिए, और आप हमारे अंदर में फिर क्या हुआ कि एक कुछ दूसरा ब्राह्मण है उसको भी हम अपने यहाँ भूमि अनुदान दिए, भूमि अनुदान करते करते वो भी एक साम्राज्य का निर्माण कर लिया। क्या तो राजा के अंदर राजा, मतलब क्या हुआ कि इसी चीज को समानती व्यवस्था कहा गया। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने शुरू किया था? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन। यानी कि सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा को शुरू किया था, और इसी व्यवस्था ने क्या किया था कि सामंती व्यवस्था को जन्म दिया था। यानी कि सामंती व्यवस्था जो था वो आपको सातवाहन काल से शुरू हुआ। ठीक है, आइए फिर है कि सातकर्णी और अन्य जो सातवाहन शासक है उसको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा कि सातकर्णी तथा अन्य जो सातवाहन शासक थे उसको क्या कहा जाता है? दक्षिणापथ का स्वामी। यानी कि आप सीधे समझिए कि सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, आइए सातकर्णी प्रथम जो थे उसने क्या किया था कि 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। क्या अभी बताए थे कि नानाघाट गुहा अभिलेख को पता चलता है। क्या और एक राजसूय यज्ञ करवाए थे। यानी कि आपको यहाँ से याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सातवाहन वंश के किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सातकर्णी प्रथम। फिर आइए महत्वपूर्ण कार्य में हम चलते हैं, तो इसको कला के अंतर्गत रखिए। किसके अंतर्गत रखना है? कला के अंतर्गत। तो देखिए, तो महत्वपूर्ण कार्य में क्या था कि कार्ले के जो चैत्य का निर्माण है वह आपको क्या किया था कि सातवाहनों ने कराया था। इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वह भी आपको सातवाहन काल में हुआ था। इसके अलावा कला की जो अमरावती शैली है, इस शैली का भी विकास जो है वो आपको सातवाहन काल में हुआ था। जैसे कला की 3 शैली है, आप जानते होइएगा, क्या? मथुरा कला शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली। ठीक है, और अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कभी कभी मेंस में क्या होता है कि कला से आपको प्रश्न आते हैं कि गंधार कला शैली की विशेषताओं को लिखें, या गंधार कला शैली पर टिप्पणी करें, मथुरा कला शैली पर टिप्पणी करें, अमरावती कला शैली पर टिप्पणी करें। ऐसे टिप्पणी करने को क्या होते हैं? प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आपको एक चीज याद रखना है कि सातवाहनों के समय में ही क्या हुआ था कि अमरावती शैली का विकास हुआ था दक्षिण भारत में। क्या हुआ था? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसके महत्वपूर्ण कार्य को क्या जाने कि काले के चैत्य का निर्माण कौन कराया था, तो सातवाहनों के समय में ही हुआ था। क्या अजंता और एलोरा की गुफाएं का निर्माण जो हुआ था वो भी आपको सातवाहन काल में हुआ था। कला की जो अमरावती शैली है उसका विकास भी जो हुआ था वो आपको सातवाहन काल में हुआ था। और सातवाहन शासकों ने सीसा, चांदी, कांस्य और प्रोटीन के सिक्के चलाए, जिसमें सबसे ज्यादा चलने वाला सिक्का जो था वो कौन था? तो आपको सीसा था। क्या था? सीसा। और सातवाहन शासक सीसा कहाँ से मंगाते थे? तो रोम से मंगाते थे। ठीक है, मतलब कि रोम के साथ भी सातवाहनों का व्यापारिक संबंध था। ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच इसने क्या किया कि सेतु का काम किया, मतलब उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया। सातवाहन शासक अपने नाम के आगे माता का नाम लगाता था। इससे पता चलता है कि सातवाहन जो थे इसका समाज मातृसत्तात्मक था। क्या ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले कौन शुरू किया था? तो आपको सातवाहन शासकों ने शुरू किया था, जो आगे चलकर सामंती व्यवस्था को जन्म दिया। क्या सातकर्णी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसकी जानकारी हमें नानाघाट गुहा अभिलेख से मिलती है। क्या तो इस प्रकार से दोस्तों आज जो हम पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में हम क्या किए थे कि शुंग वंश के बारे में हल्का जाने, क्योंकि शुंग वंश पर इससे पहले हम क्या किए थे, एक वीडियो बनाए थे, और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि यह चीज आपको ज्यादा समझ में आए। क्या तो आज जो हम पढ़े हैं मौर्योत्तर काल में हल्का सा शुंग वंश के बारे में पढ़े हैं, कनु वंश पढ़े हैं, सातवाहन वंश पढ़े हैं, और
अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा विदेशी आक्रमणकारियों से संबंधित होगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का जो ये क्लास है, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।